राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट क्लास नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। जिन्होंने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है, पहले आप क्लास नंबर 1 देखे, उसी के बाद आप क्लास नंबर 2 देखे, ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि क्लास नंबर 1 के अंदर हमने देखा है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो टोटल आपके 7 एलिमेंट है, और उनमें से एक एलिमेंट सोलर रेडिएशन, ये हमने क्लास नंबर 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वेदर एंड क्लाइमेट क्लास नंबर 2। तो चले साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे तो आपका एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। रीजन क्या होगा? क्योंकि आपका जो 11th 12th जो आपके बेस हैं, ये आपका स्ट्रोंग होगा, और ये होना चाहिए, तभी आप आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर पाओगे। तो आओ बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कौन कौन सा एलिमेंट हैं जो वेदर को एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो 7 एलिमेंट है। अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है ना, तो ये 7 एलिमेंट अभी के अभी याद कर लो। इन एलिमेंट के अंदर सोलर रेडिएशन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं क्लास नंबर 1 में, और आज हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट टेम्परेचर। अब यहां पर जो टेम्परेचर की मैं बात करने वाला हूं, ये हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में। आपके 11th में 12th में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप समझोगे एक एक कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेशन आप खुद लिख पाओगे। इस लेवल से स्टडी करना है आपको, ठीक है। तो आओ बात करेंगे सेकंड, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? तो देखो, the heat and coolness of substance which is determined by the increase of its molecular activity। कुछ समझे यहां पर? नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ है आपका, इस पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है? देखो, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, कोई आणविक क्रियाएं इसके अंदर हो रही है। जब कोई आणविक क्रियाएं इसके अंदर होती है, जब मॉलिक्यूल आपस में कुछ चेंजेस करते हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इस सब्सटेंस के अंदर आपके हीट जनरेट होती है। हीट, या तो हीट होगी, या क्या होगा? कूलनेस, या क्या होगा? कूलनेस। देखो यहां पर ये 2 वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, हीट और कूलनेस। या तो हीट हो रही है या कूलनेस हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से? मॉलिक्यूलर कोई एक्टिविटी चल रही है, और इनके फलस्वरूप जो भी हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम बोल रहे हैं। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? एक क्वेश्चन आपसे कई बार जेट आईसीआर में पूछा गया है। योर राइट आंसर इज थर्मामीटर, ठीक है। और थर्मामीटर के द्वारा जो हम मेजर कर रहे हैं, उसी को आप टेम्परेचर बोल रहे हो। थर्मामीटर में आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अरे नॉर्मल टेम्परेचर थर्मामीटर डॉक्टर के पास भी तो होता है। जब आपको बुखार आता है तो बोलता है चलो इधर जबान के नीचे रख लो, कई बार बोलते हैं चलो इधर रख लो, ठीक है। उसमें आ जाता है कि हाँ यार, इसका टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर हीट या कूलनेस, ठीक है, और हम मेजर कर रहे हैं थर्मामीटर से, तो जो थर्मामीटर हमें बता रहा है वही क्या है? टेम्परेचर है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया है। आगे बढ़ेंगे। सनरेज आर द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर।
हमारे वायुमंडल में जो तापमान है किसकी वजह से है? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो सूरज है ना, सन, ये सबसे बड़ा सोर्स है किसका? टेम्परेचर का, एनर्जी का। तो उसकी वजह से ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा बन रहा है। क्लियर? आगे देखो, द सोलर रेडिएशन रीचिंग द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। कुछ समझे आप? नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझा के छोड़ूंगा, आपके दिमाग में उतारूंगा डायरेक्ट, बट पहले पूरा पढ़ो। बट द रेडिएशन reaching the earth surface is highly variable and depend on the amount of cloud in the atmosphere। सर ये लाइन बोल क्या रही है? बालक समझ इधर, ये लाइन क्या बोल रही है यही तो हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बना देते हैं अर्थ। जैसे मान ले बालक, ये है अर्थ। क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है, और मैं बना देता हूं यहां पे ये, जैसे मान लीजिए, हाँ इस तरीके से मैं बना देता हूं, यह आपके एटमॉस्फेरिक बाउंड्री है, वायुमंडल की सबसे बाहरी बाउंड्री है। और इधर 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 हम क्या करते हैं, बना देते हैं एक सूरज। ठीक है, ये सन हमने बना दिया। ठीक है, अब क्लियर है? अब देखो बालक, और समझने का काम है पूरा। अगर समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो ऊपर से जाएगा। ये लाइन मैंने पहले ही बोला था, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है। जब सूरज से सूरज की किरणें अंदर आ रही है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहाँ पे सब जगह पे आपका जो टेम्परेचर है वो समान आइडेंटिकल रहने वाला है। ठीक है, बराबर रहने वाला है, जितना यहाँ है उतना इधर होगा, उतना इधर होगा, इस तरीके से आउटर लेयर पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। बट जैसे जैसे टेम्परेचर की किरणें, सूरज की किरणें हमारे अर्थ सरफेस पे आ रही है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर हो 40 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए इस जगह का हो हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। सर ये इतना वेरिएबल कैसे है? सूरज तो वहां है, टेम्परेचर आ रहा है, तो कई सारे फैक्टर है। इनमें एक फैक्टर आता है, जैसे मान लीजिए क्लाउड है, ये बीच में क्लाउड आ गया। अब देखो इस सूर्य की किरणें यहाँ पे आ रही है, तो टेम्परेचर कम हो गया ना, जाहिर सी बात है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर अलग अलग होगा, वेरिएबल होगा, बट एटमॉस्फेरिक बाउंड्री पे आपका सेम रहने वाला है, आइडेंटिकल रहने वाला है। देखो यहां पर भी यही लाइन आपकी लिखी हुई है, पढ़ो एक बार दोबारा। द सोलर रेडिएशन रीचिंग द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, सेम। बट द रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, बट जैसे ही रेडिएशन अर्थ सरफेस पे जाता है, हाईली वेरिएबल, बहुत चेंजेस आते हैं उसके अंदर, एंड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ क्लाउड, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कितने क्लाउड हैं, कितने बादल हैं। ठीक है, आगे देखो, ड्यू टू, हाँ इसको रेड हम करते हैं, देखो ड्यू टू द एयर ऑन द अर्थ सरफेस बीइंग वार्म, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर की जो वायु है ये गर्म होती है। इसी वजह से होती है भाई गर्म, क्यों गर्म होगी? कोई ऐसे मतलब लाइटर लेके तो बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, समझ गए? इट रेज एंड स्टार्ट हीटिंग द एरिया अराउंड, जिसकी वजह से वहां का जो एरिया होता है वो गर्म होने लगता है। एंड अबाउ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जिसकी वजह से बालक वापस समझो इसको, है ना, ये डायग्राम बड़े काम का है। यहाँ पे आपके क्या हो गई बोलो, ये हीट बन गई, ये रेड रेड, ये हीट बन गई, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया है इसका बोलो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस यही है, थ्योरी है बट देखो कितने काम की है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और वाकई में अगर आपको समझ में आ रहा है तो जिन्होंने अब तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, देरी किस बात की, लाइक कमेंट शेयर, कमेंट करके जरूर जाना है। समझ में आ रहा है तो बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो बोलो, कोई और अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो जरूर आप बोले, कमेंट जरूर करे। कुछ भी नहीं आ रहा है तो जय जवान जय किसान जरूर लिख कर जाए। मैं आपके एक एक कमेंट का वेट करता हूं, जैसे आप वीडियोस का वेट करते हो। ठीक है, आगे देखो, हाँ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर दिस रीजन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे कैन बी फाउंड एट अराउंड 2 PM, while the solar radiation is maximum at around 2 noon, दोपहर के 12 बजे जब रेडिएशन सबसे ज्यादा है तो हमारे
अर्थ पे जो पूरे दिन का सर्वाधिक टेम्परेचर होता है ना, वो दोपहर 2 बजे होता है। और कई बार ये आपसे जेट ICAR के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? दोपहर 2 बजे। मिनिमम की बात करें तो ये होता है जस्ट सन रेज होने से पहले, तो कितने बजे? अगर टाइम की मैं बात करूं तो 4 बजे, 4 o'clock। तो याद रखिएगा ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम दोपहर 2 बजे, मिनिमम सुबह के 4 बजे। क्लियर? फिर आगे देखो, मेजर ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉप। अलग अलग फसलें हैं, उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर है। अब यहाँ ये जो टेबल है ना, ये आपके कंपटीशन के लिए बड़े काम की है, तो इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना और समझना। इस टेबल में हम बात करने वाले हैं विंटर क्रॉप के लिए क्या टेम्परेचर होगा और समर क्रॉप के लिए क्या टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर भी यहाँ पे 3 तरीके से हम बात करने वाले हैं, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक ऑप्टिमम। पहले हम बात करेंगे मिनिमम टेम्परेचर की। व्हाट इज मिनिमम टेम्परेचर? यहाँ पे वो टेम्परेचर आपको बताने वाला हूं कि पर्टिकुलर कोई रेंज है जिससे अगर नीचे तापमान चला जाता है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जो बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, वो सब रुक जाएगी उस टेम्परेचर के नीचे जाने पर। वो टेम्परेचर कहलाता है आपका मिनिमम टेम्परेचर। तो देखो, एक बार पढ़ भी सकते हो, हीट अवेलेबल फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट इज लेस एंड देयर ग्रोथ स्टॉप। प्लांट की ग्रोथ आपके रुक जाएगी अगर विंटर, जो आपके विंटर वाली जितनी भी क्रॉप है, अगर टेम्परेचर आपका 0 से 5 डिग्री इससे कम होता है तो प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं। रीजन? क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शन रुक गए। ऐसे समर क्रॉप में अगर 15 से 18 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाता है गर्मियों में, तो उन क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी। याद रखना, ये है मिनिमम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है कि विंटर क्रॉप के लिए मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, समर के लिए क्या होगा। फिर एक आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? देखिए, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। इन दोनों के बीच का ऐसा टेम्परेचर जिसपे बायोलॉजिकल फंक्शन सबसे ज्यादा होते हो, जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ावा देता हो, प्लांट ग्रोथ अच्छे से कर पाता हो। तो देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर अंडर विच स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज द मैक्सिमम। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होगी तभी प्लांट की ग्रोथ सर्वाधिक होगी, अच्छी होगी, वो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये विंटर के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एंड समर के लिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है मैक्सिमम। जैसे मिनिमम में था ना कि इस रेंज से नीचे गया तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, वैसे मैक्सिमम पर्टिकुलर कोई रेंज है जिससे ऊपर जाते बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होंगे और प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो विंटर के लिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो विंटर क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर समर क्रॉप में 45 से 50 डिग्री इतना चल जाता है तो भाई क्रॉप क्या, इंसानों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा, इंसान सर्वाइव नहीं कर पाते, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते, तो प्लांट कहां से सर्वाइव करेगा। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम्स। तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से दिमाग में छाप लेना, कमेंट करना। मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, विंटर, समर कभी नहीं भूलोगे आप, ये काम करना है आपको, ठीक है। आगे देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, भला को ये भी पढ़ने की बात है, ये तो पता होगा आपको। भाई बिना टेम्परेचर के तो एग्रीकल्चर में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हर एक एक्टिविटी, हर एक वर्क डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। आपने देखा होगा किसान है ना, देखते हैं कि यार अब सही तापमान हो गया है, अब मैं बुआई कर देता हूँ, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए तापमान ठीक है। मान लो फसल पकने वाली है, टेम्परेचर आपका बहुत कम है, फसलें पकेगी नहीं। तो कहने का मतलब है एग्रीकल्चर की हर एक एक्टिविटी को टेम्परेचर आपका अफेक्ट कर रहा है। मतलब जब किसान बीज डालता है जमीन में, तब से लेकर जब आप स्टोरेज कर रहे हो वहां तक की हर एक एक्टिविटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी वर्क ऑफ एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड इन एग्रीकल्चर प्रॉपर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड राइट फ्रॉम जर्मिनेशन अप टू स्टोरेज। हमें जर्मिनेशन से लेकर स्टोरेज तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके लिए प्रॉपर हो। एवरी स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग ईच, यहां तक हार्वेस्टिंग की हर एक अलग अलग स्टेजेस के लिए भी हमें अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्रीकल्चर में, ठीक है। फॉर नॉट एंड ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड करो कैप्टन एग्रो ऐप। वहां पे आपको एग्रीकल्चर के 20 चैप्टर के नोट्स
मात्र 299 में दिए जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ये 20 के 20 चैप्टर आप मुझे पढ़ाओ, इसी तरीके से जैसे आप इस क्लास में पढ़ा रहे हो उसका पीडीएफ फाइल भी आप मुझे दे दो, तो भाई मिल जाएगा ना। कोर्स है 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम 4999। अरे बहुत ज्यादा है ना। अभी ऑफर आपको दिया जा रहा है और ऑफर में मात्र 999 में ये आपको दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। ये ऑफर लिमिटेड है, याद रखना, ठीक है। और कंटेंट आप देख रहे हो, एक्सप्लेन करने का तरीका आप देख रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ जीवन भर काम आएगा। तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एवरी क्रॉप और प्लांट रिक्वायर अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। हर एक प्लांट को, हर एक क्रॉप को एक पर्टिकुलर रेंज की आवश्यकता होती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार इसके लिए टेम्परेचर जो है ये होना चाहिए 18 से 32 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमने बोला है ये क्या है, ये रेंज ही तो है। तो एक सुटेबल रेंज हमें चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए। लेस देन मिनिमम एंड मोर देन मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अगर इस रेंज से कम गया, इस रेंज से ज्यादा गया, तो एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव, गलत प्रभाव पौधे पर पड़ेंगे। हो सकता है डिजीज लगे, हो सकता है ग्रोथ रुक जाए, हो सकता है जल्दी पक जाए, कई सारी चीजें हो सकती है। आगे देखो, अब मैं बार बार बोल रहा था ना कि यार ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वैसे तो मैंने समझा दिया, बट डेफिनेशन भी देख लो। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? The temperature between the minimum and maximum at which the growth of plant is maximum। मतलब बालक ये बोल रहा है, जैसे 18 से 32 मैंने लिखा है यहाँ पे, या एक नया कोड हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 15 से लेकर मैंने लिखा 45 डिग्री सेल्सियस। भाई ये टेम्परेचर होना चाहिए, ये रेंज मैंने लिखा, ठीक है। अब आगे देखो, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप यहाँ पे 23 डिग्री जो है ना यार, 23 से 25 डिग्री, ये रेंज पे प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा है। इसी रेंज को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, याद रखेगा, एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। दीज मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट आर कलेक्टिवली, और जो ये पॉइंट है इनके, इनको कार्डियल ग्रोथ पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से? तो जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनको अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसे करेगा समझो। जनरली द स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज अलोंग विद टेम्परेचर टू सर्टेन एक्सटेंट एंड in these ranges the speed of biological activity increase twofold or more with increase of 10 degree Celsius in temperature. This is called temperature, है ना, टेम्परेचर क्वाड्रेंट Q10 के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। बट अगर टेम्परेचर अचानक से आपके 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो होगा क्या कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना ये दोगुनी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर मतलब मान लीजिए पर्टिकुलर कोई रेंज है, उस पर ग्रोथ नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, बट अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो जस्ट डबल इसकी हो जाती है, 2 फोल्ड हो जाती है, ठीक है। इसी को हम Q10 के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखना है। और आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ एक्टिविटीज अलोंग विद टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। बट अगर एक सर्टेन रेंज लिमिट, जैसे मान लीजिए 45, मैंने लिमिट यहाँ पे दी कि यार 15 से 45 डिग्री है मेरी रेंज है, बट अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी आपके डाउन हो जाएगी। याद रखना, समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट? देखिए है तो एग्रीकल्चर, बट अगर समझोगे ना तो इसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने वाकई में एग्रीकल्चर लिया है, कमी है समझने की तो चिंता वाली बात नहीं है। मैं हर एक चैप्टर को आपको समझाने वाला हूं इसी तरीके से। समझ में नहीं आए कमेंट करके जाओ, ठीक है। देखो अगला, ये तो था बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। इसमें मैंने बताया कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसको हम Q10 के नाम से हम जानेंगे, और उस समय क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जस्ट डबल हो जाती है, बस इतना याद रखो। फिर आता है अपटेक ऑफ CO2।
भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करता है ना हमारा प्लांट, तो कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा? देखो, अपटेक ऑफ CO2 इंक्रीज अलोंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो CO2 भी हमारा अपटेक अच्छे से हो रहा है सर्टेन एक्सटेंट, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डिक्रीज होने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं कर पाएगा प्लांट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ेगा। ड्यू टू रेजिस्टेंट ऑफ स्टोमा एंड मेसोफिल अपटेक ऑफ CO2 डिक्रीज अबाउ ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो बालक क्या होगा, जो स्टोमा है, जो मेसोफिल है आपके, जो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपटेक करते हैं, है ना, ये अपटेक नहीं कर पाएंगे, डिक्रीज करेंगे इसको, ये कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर ज्यादा जाता है ऑप्टिमम से। ठीक है, फिर वापस फॉर नोट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। देरी किस बात की भाई, डाउनलोड तो कर लो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है वहां पे। ठीक है, थर्ड आता है एंजाइम एक्टिविटी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। कैसे? द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्टेंट एंजाइम डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीज अलोंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, आप जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कई सारे जो डिकम्पोज करते हैं, एंजाइम होते हैं, तो अगर सुटेबल टेम्परेचर है तो वो सही तरीके से कर पाएंगे, जल्दी जल्दी डिकम्पोज करेंगे। बट अगर सुटेबल नहीं है तो डिक्रीज होगा। फिर ऐसे आता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा ना तो सीधी सी बात है, बताओ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तेज होगा या कम होगा? अरे बहुत जल्दी जल्दी होगा ना, है? पढ़ो इधर देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है, पानी फटाफट, आपने पानी डाला, पानी पी गया प्लांट, ऊपर वायुमंडल में उड़ गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जमीन में पानी आप डालोगे, टेम्परेचर गर्मियों में, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि यार विंटर में तो चलो 15 दिन में आप सिंचाई कर दो, गर्मियों में हर 7 दिन में, 4-5 दिन में सिंचाई करो। रीजन, क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है। अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इनसफिशिएंट CO2 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट टू डिक्रीज। अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इनसफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, ये मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, ये भी याद रखना। तो फिर सर पानी कहां जाता है? तो बालक उस केस में क्या होता है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट इंक्रीज अलोंग विद मैक्सिमम टेम्परेचर, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर इन दिस वे फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा क्रॉप का। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर। टेम्परेचर की वजह से ही क्या हो रहा है, आपकी जो फोटोसिंथेसिस है इसकी स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। कैसे? टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड लीफ एरिया। जो लीफ है, जो लीफ का एरिया है, जो लीफ की साइज है, ठीक है, और एक तरीके से क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट आपके क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपके आगे कंपटीशन में आएंगे। तो लीफ एरिया के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए मेरे को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर इनहांस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा। द लीफ विल बिकम येलो ड्यू टू, है ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्लोरोफिल एट लो टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन है, तो जिसकी वजह से आपकी पत्तियां क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी। तो याद रखना, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, ये देखो यहां पे क्या हो गया कि आपके टेम्परेचर कम था, लीफ जो है आपके, जो लीफ है ये आपकी क्या हो गई है, येलो हो गई है। रीजन क्या था, क्योंकि इसके अंदर बालक क्या हुआ, जो क्लोरोफिल है आपका ये डाउन हो गया है, मतलब मैग्नीशियम भी कम यहाँ पे बन रहा है। ये आगे और डीप में आप पढ़ोगे, बट बेसिक समझो अभी। ठीक है, 11th के अकॉर्डिंग। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ सब्सटेंस, ग्रोथ को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। किसे? एट ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है, हार्मोन्स है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आगे आएंगे ये आपके, और वैसे आप 10th में पढ़ के आएंगे। 10th में एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन 5 हार्मोन आपको दे रखे हैं। ग्रोथ वाले, ग्रोथ रोकने वाले, ग्रोथ प्रमोटर, इनहिबिटर, दोनों आपको दे रखे हैं, याद रखना। इन सबकी एक्टिविटी, एब्सिसिक एसिड इज लो, ठीक है, इन सबको अफेक्ट करेगा। As a consequence of this, the growth rate of plant increase. A change in the balance of growth element at temperature higher and lower than the optimum
affect the growth rate increase due to application of जिब्रेलिन की वजह से आपकी ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, as it remove the adverse effect of temperature, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर का एक तरीके से गलत प्रभाव या बुरा प्रभाव प्लांट पे पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से हट जाएगा, ठीक है, अगर आप किसका, जिब्रेलिन का स्प्रे अगर आप लेते हो तो। अफेक्ट ऑन डेवलपमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा भाई टेम्परेचर का, देखो टेम्परेचर हैज अ ग्रेटर अफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेट फैक्टर लाइक जर्मिनेशन, लीफ इनिशिएशन, टिलरिंग, फ्लावरिंग, ईयर जर्मिनेशन, ग्रेन फिलिंग, प्लांट के अंदर हर एक वो चीज जर्मिनेशन से लेकर स्टोरेज तक, जैसा कि मैंने बोला कि जर्मिनेशन आ गया आपका, लीफ इनिशिएशन आ गया, टिलरिंग आ गई, फ्लावरिंग आ गई, ईयर बन रहा है, ग्रेन बन रहा है, दाने बन रहे हैं, इन सबको टेम्परेचर अफेक्ट करता है। और इन सब के लिए आप पढ़ोगे आगे जब फसलें पढ़ोगे कि यार गेहूं में जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, पकने के लिए कितना चाहिए, दाने बनने के लिए कितना चाहिए, तो सबके लिए एक अलग अलग टेम्परेचर रेंज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर जर्मिनेशन ऑफ खरीफ क्रॉप टेम्परेचर बिटवीन 28 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, फेवरेबल है ये किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए, ठीक है। 28 से 35। सम प्लांट डू नॉट जर्मिनेट एट वेरी हाई और लो टेम्परेचर, कम और इससे ज्यादा पे जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो रेंज है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट। जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर गेहूं मतलब गेहूं की बिजाई आपने की है और टेम्परेचर 16 से कम है तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा, 20 से ज्यादा है तब भी नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी आपके गेहूं जर्मिनेट होता है। फिर द टेम्परेचर हायर देन दिस हैज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन टिलरिंग ऑफ व्हीट, अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो टिलरिंग को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक, जिसकी वजह से क्या होगा, कई सारे पेस्ट आएंगे, डिजीज लगेगी, अगर फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो उसको, तो याद रखना फेवरेबल टेम्परेचर अच्छा होगा तो प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, कई सारी चीजें होगी, पेस्ट को भी अपने आसपास नहीं आने देगा। लेकिन अगर कोई प्लांट वीक है तो उसके ऊपर पेस्ट आएंगे, डिजीज आएगी, फंगस लगेगी, कई सारी चीजें होगी। तो ये जस्ट अभी हमने यहाँ पर देखा है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब आगे देखो, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 11th में एग्रीकल्चर ले लिया, इंग्लिश मीडियम के अंदर वो चाहते हैं कि हमें कोर्स मिल जाए, तो इंग्लिश मीडियम 11th एग्रीकल्चर कंप्लीट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ओनली विद क्लास वाइज पीडीएफ, ठीक है, क्लास वाइज पीडीएफ मिलेगी, क्लास मिलेगी आपको, प्राइस है 4999। बट मैं जैसा कि बोल रहा हूं अभी आपको ऑफर में 999 में दिया जा रहा है, तो देरी किस बात की, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसका क्लास नंबर 3 चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को मेरा राम।